मेरे चैनल में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज से हम अर्धवार्षिक के बाद यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार वार्षिक परीक्षा तक जो भी टॉपिक्स 11th और 12th के होंगे एक एक करके उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को बात करेंगे आपसे। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे जाकर आप अपनी कठिनाइयों को मेरे से पूछ सकते हैं। आज शुरू करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कि कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। देखिए, इस चैप्टर में आज के टॉपिक में बात करेंगे वह कार्य, वर्क यानी कार्य क्या है। नॉर्मली मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आप क्लास में पढ़ रहे हैं, किसान खेत में काम कर रहा है, मजदूर मकान बना रहा है, जितने भी काम है, खिलाड़ी मैदान में खेल रहा है, ये सब दैनिक जीवन में क्या है, काम के एक रूप है। यानी कि जिसके अंदर शारीरिक या मानसिक रूप से परिश्रम या प्रयास सम्मिलित हो उसे कार्य कहते हैं। यह डेली लेवल पे बात करना है कार्य को क्या कहते हैं। लेकिन साइंस में यानी भौतिकी में कार्य क्या है उसको देखेंगे। आपने 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा होगा कि माना एक वस्तु है आपके पास, देखिए इसे वस्तु बोले, इसे गुटका बोले, अलग अलग टीचर्स इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। वस्तु बोलूं, पेड़ बोलूं, गुटका बोलूं, एक ही बात है। और इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, एक बल्ब लगाया। और कैसा है बल्ब? बल्ब है नियत। नियत मतलब, नियत बल्ब मतलब इसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ नहीं बदलते। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं ये आपको। नियत बल, परिमाण मतलब 2 न्यूटन का बल है तो 2 न्यूटन का रहेगा जब तक आप काम कर रहे हैं, 3 न्यूटन का तो 3 का रहेगा। और दिशा यानी दिशा परिवर्तित नहीं है समय के साथ या दूरी के साथ, तो उसलिए आप क्या कहेंगे, इसे नियत बल देंगे। और यहां से गुटका या पिंड या वस्तु कहां आ गई, माना ये यहां से यहां तक ऐसे स्थापित हो गई, यहां तक आ गई, तो आपने पढ़ा होगा कार्य बल गुना बल की दिशा में विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब आपके पास इसे मैं कहूं कि भाई ये क्या है, आपका वस्तु है, क्षैतिज से बल थीटा कोण पे लग रहा है। वस्तु कहां आ गई, माना फिर ऐसे स्थापित होकर आ गई यहां तक, यानी यहां से यहां तक आ गई, यानी ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति है। तो यहां पर जब हम इसको 2 घटकों में तोड़ेंगे तो ये cos थीटा और एक आता है f sin थीटा, यानी कि विस्थापन की दिशा में बल का घटक f cos थीटा इनटू आप कहें s यानी fs cos थीटा। ठीक है, या क्या हो सकता था कि s का घटक हम f के डायरेक्शन में लेते तो वो क्या हो जाता, f s cos थीटा। तब भी आपकी बात एक आती, तो आपको क्या दिमाग में रखना है, एक ही बात दिमाग में रखनी है, बल की दिशा में विस्थापन, यानी आपको बल की दिशा में विस्थापन और बल के जो गुणनफल है उसको आप क्या कह रहे हैं, कार्य कह रहे हैं। और जो कि वेक्टर में आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है वेक्टर में w a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर पढ़ा है आपने a b cos थीटा। तो इसी फॉर्मूले से अगर मैं इसे चेक करूं तो ये हो गया f वेक्टर और डॉट s वेक्टर। तो आपके पास क्या है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य, यानी किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं, या आप क्या कहेंगे, बल और विस्थापन के स्केलर गुणनफल
फल को कहते हैं, यानी ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो F वेक्टर डॉट S वेक्टर यानी बल और विस्थापन के स्केलर गुणनफल को कहते हैं। ये आपके पास क्या आ गई, कार्य की परिभाषा आ गई। लेकिन मेरे दृष्टिकोण में जब आप हायर लेवल पे बात करेंगे, यानी कि आईटी लेवल्स पे जाएंगे या नीट की परीक्षा करेंगे या बीएससी लेवल पे जाएंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। क्यों होते हैं वो बताता हूं। क्योंकि हमने 8th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में यही बात पढ़ी है, लेकिन वास्तव में कार्य क्या है उसको दिमाग में रखिएगा। बिना ताप अंतर के, यानी बिना ताप अंतर के ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को कार्य कहते हैं। यानी बल तभी काम करेगा जब वो क्या कर रहा कि बाह्य करता है, यानी जो एजेंट है उससे ऊर्जा ली और जिस पे कार्य हो रहा है उसको ऊर्जा दे दी। तो इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाए बिना ताप परिवर्तन के, यानी बिना ताप अंतर के। इस बात को ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल मैं कहूं ये पेन है, या फॉर एग्जांपल मैं कहूं यहाँ पेन की जगह बुक होती, तो हमने क्या किया, माना ये पृथ्वी सतह है, यहां से उठाकर मैं h हाइट पे ले गया, तो कितना काम करना पड़ा आप सोचो। यानी ये जो गुरुत्व बल है वो mg नीचे की ओर काम कर रहा है, मुझे इसे ऊपर ले जाना बहुत धीमे धीमे बिना त्वरण के, तो कितना बल लगाना पड़ेगा, जितना mg नीचे लग रहा है उतना बल ऊपर लगाना पड़ेगा। mg कितना ले गया, यहां से h हाइट पे ले गया, तो कितना बल लगाया मैंने mg, और कितना ले गया विस्थापन h, तो mgh, यानी यहां से पृथ्वी तल से h हाइट पर मैं पेन ले जाऊं, काम ले जाऊं, किताब ले जाऊं या आपका कोई गुटका ले जाऊं, तो क्या होने वाला है कि यहां से यहां तक में जो काम हुआ वो mgh हुआ। तो आप देखो बिना ताप अंतर के मैंने जो खाना खा रखा है, यानी रासायनिक ऊर्जा जो मेरे पेट में है, मसल्स के द्वारा क्या हुई, कहां से कहां ट्रांसफर हो गई, यहां से वस्तु में ट्रांसफर हो गई, मेरे से वस्तु में ट्रांसफर हो गई बिना ताप अंतर के। और ये कार्य चूंकि इसकी स्थिति के कारण यहां आया है, तो इस स्थिति ऊर्जा के रूप में आएगी आगे। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि बिना ताप अंतर के ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को कार्य कहते हैं। बेसिक बात है, इसको बात समझ के चलिएगा। और कैसे कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला आपके पास है W बराबर Fs cos थीटा, W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर, या आप है W बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। बिल्कुल मिस कंसेप्ट है, अगर आप कहो बल और गुना विस्थापन, याद रखिए बल गुना विस्थापन मत कर देना, उदाहरण से समझा देता हूं इस बात को। फॉर एग्जांपल मैं कहूं एक वस्तु को मैंने u1 से ऊपर फेंका, m द्रव्यमान की है, mg बल नीचे की ओर काम कर रहा है, यहां से यहां तक का इसका विस्थापन कितना r है। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कितना कार्य हुआ। तो अगर आपने याद किया बल और बल की दिशा में विस्थापन की जगह बल और विस्थापन, तो आपका आंसर आ जाएगा mgr। रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इस वस्तु के अगर निर्देशांक देखोगे x और y, यानी क्षैतिज दिशा में कितना चला x और ये कितना चला यहां से y, तो आपको क्या लिखा है, बल की दिशा में विस्थापन कितना y है, तो आपके पास क्या रहेगा mgy। तो देखो ये आंसर आपके पास कहां होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। बल गुना बल की दिशा में विस्थापन की जगह आपने बल गुना विस्थापन याद कर लिया, तो खुशी के मारे आप फूले नहीं समझ कि मेरा आंसर मिल गया मेरे को mgr, जबकि वो आंसर गलत हो गया। क्यों हो गया गलत? क्योंकि कांसेप्ट था बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, इसलिए बहुत ध्यान रखना है mgy आपके पास आंसर होगा। इसलिए मैंने बार बार आपको ये इशारा किया है, ये बात बताई है कि आपको ये फॉर्मूला आपको याद करना है, यानी W बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। अब बल के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो छोटी छोटी बातें हैं, वो बात करता हूं मैं आपसे। एक, इसका मात्रक क्या है,
मात्रक अगर आप देखोगे तो ये है न्यूटन, ये है मीटर, लेकिन ऐसा मात्रक किसको जूल कहते हैं। तो याद रखना मात्रक दो प्रकार के होते हैं इसमें, एक निरपेक्ष मात्रक होता है और एक गुरुत्व मात्रक होता है। इसमें भी एसआई है, एसआई में यहां पर ये जूल है, ये सीजियस है, ये अर्ग है। यहां पर आपके पास क्या है, किलोग्राम भार गुना मीटर, और यह है आपके पास ग्राम भार गुना सेंटीमीटर। अमूमन हम बात करते हैं निरपेक्ष मात्रक की, जूल की, तो आप क्या कहेंगे कि यदि एक न्यूटन बल के द्वारा एक वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाए तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होगा। फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूं, क्या कहा मैंने कि 1 न्यूटन बल के द्वारा यदि वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाए तो बल द्वारा कृत यानी किया गया कार्य 1 जूल होगा। तो आपको ये परिभाषा क्यों याद करनी है, एक नंबर के क्वेश्चन से आगे यार आपसे पूछा जाएगा 1 जूल को डिफाइन करें तो आप कर देंगे। मान आपसे कहे 1 अर्ग को डिफाइन करें तो बहुत सिंपल सी बात है, 1 न्यूटन की जगह 1 डाइन बोलेंगे, 1 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर बोलेंगे और यहाँ जूल की जगह अर्ग लगा देंगे। फिर से बात आप समझ गए, 1 डाइन बल के द्वारा यदि वस्तु बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाए तो बल के द्वारा कृत कार्य 1 जूल की जगह क्या कहेंगे, 1 अर्ग कहेंगे। और 1 जूल और 1 अर्ग में जो संबंध है वो है आपके पास 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। ये आपको याद रखना है। और ऐसे ही किलोग्राम भार मीटर की बात करें तो क्या कहेंगे, गुरुत्व मात्रक। तो इसी परिभाषा है, 1 किलोग्राम भार के बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापन हो जाए तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 किलोग्राम भार मीटर होगा। तो इस प्रकार से आपकी ये डेफिनेशन आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मात्रक। इसके बाद कैसी राशि है ये राशि है अदिश। कैसी राशि है ये, अदिश राशि। क्यों अदिश गुणनफल है, देखिए दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों वेक्टर राशियां हैं, लेकिन इसका स्केलर गुणनफल W, स्केलर गुणनफल है, इसलिए ये जो मान है W ये एक अदिश राशि है। और इसका विमेय सूत्र अगर आप निकालना चाहे सॉरी ml t-2 आपने इसको ये पढ़ा और विस्थापन के लिए L पढ़ा, तो ml² t-2 इसका विमेय सूत्र हो गया। तो आपके पास कार्य के बारे में जो बेसिक पॉइंट्स थे वो क्लियर हुआ। अब बात करेंगे कार्य कितने प्रकार का है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कार्य कितने प्रकार का है। नंबर 1 धनात्मक कार्य, नंबर 2 ऋणात्मक कार्य, नंबर 3 शून्य कार्य। अब धनात्मक कार्य की बात करें तो देखो यहां पर ये जो फॉर्मूला है W बराबर Fs cos थीटा, तो थीटा का मान 0 के बराबर हो या उससे बड़ा हो और कैसा हो, 90 से छोटा हो। कैसा हो, 90 से छोटा हो तो W का मान पॉजिटिव आएगा। ये एग्जांपल क्या है, तो आपके पास आप देखेंगे एक पुलिस जो है बस की छत पर क्या कर रहा है, भार को चढ़ा रहा है, ब्रीफकेस उठा कर डाल रहा है, क्या कर रहा है, तो ब्रीफकेस को क्या कर रहा है, बल लगाकर ऊपर ऐसे खिसका रहा,
तो बल कहां लगाया, चलो ऊपर की ओर लगा, और विस्थापन भी कहां, ऊपर की ओर है, तो बल और बल की दिशा दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, समान दिशा में हो गए। थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया तो cos 0 का मान 1 हो गया, Fs यानी W बराबर Fs यानी पॉजिटिव कार्य। नंबर 2 पॉजिटिव कार्य में और कहां मिलेगा, आपने रस्सा कसी खेल देखा होगा, जिसे नहीं पता तो एक पिक्चर है आपकी क्रिश, उसमें खेलते हैं रस्सा कसी खेल खेलते हैं। तो रस्सा कसी खेल में क्या होता है, आपने ऐसे पकड़ के खींचा तो विजेता टीम अपनी तरफ लगा दिया, हारने वाली टीम भी अपनी तरफ लगा दी, तो विजेता टीम कब होती है, जो हारने वाली टीम जो बीच की व्हाइट लाइन है उसकी तरफ आ जाए। तो आपने क्या किया, आपने बल लगाया अपनी डायरेक्शन में और अपोनेंट पार्टी आपकी ही डायरेक्शन में आ गई, तो रस्सा कसी खेल में जीतने वाला जो खिलाड़ी है उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब कहें ऋणात्मक कार्य, तो ऋणात्मक कार्य में देखो जो गुरुत्व बल था, कब, जब पुली कहां उठा रहा था, वस्तु को ऊपर उठा रहा था, यानी उस बोझा को, उस ब्रीफकेस को, उसको जो भी ट्रंक था उसको जैसे वो ऊपर उठा रहा था, तो गुरुत्व बल क्या कर रहा है, उसे नीचे की ओर उतने बल से खींच रहा है। तो गुरुत्व बल कहां लगा रहा है, नीचे की ओर, और वस्तु कहां विस्थापन हो रही, ऊपर की ओर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 180, यानी कि थीटा का मान ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, तो W का मान नेगेटिव हो जाएगा। अब आप यहां पर देखें, वस्तु जा रही ऊपर, गुरुत्व बल लग रहा नीचे, एंगल आ गया 180, तो कैसा हो गया, ऋणात्मक कार्य। ऐसे रस्साकसी खेल वाले में अगर आप चेक करो, हारने वाली टीम भी तो अपनी तरफ लगा दी थी, लेकिन क्या हुआ, लगा अपनी तरफ रही थी, विस्थापन कहां हो गया, आगे की ओर, तो विस्थापन आगे लगाया उसने पीछे, एंगल कितना बना, 180। फिर क्या हुआ, cos 180, cos 180 मतलब -1 मतलब फिर से इसमें फॉर्मूला रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू होगी। अब शून्य कार्य, इसमें पहला केस है F0 हो। अब F0 को मतलब बल शून्य है, तो निश्चित तौर से कितना ही विस्थापन हो, क्या होगा, यहां पर कार्य शून्य होगा। देखो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे इस बात को समझेंगे। माना एक वस्तु खुदरे क्षैतिज तल पर रखी है, F बल से इधर लगा रहे हैं, तो स्मॉल f बल कहां लगेगा, घर्षण बल, गति की विपरीत दिशा में लगेगा। और माना ये यहां से यहां तक वस्तु आ गई, S विस्थापित हो गई, तो आपके पास क्या है, ये और ये समान दिशा में है, Fs हो जाएगा, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में -Fs हो जाएगा। तो आप देखेंगे F माइनस F गुना S, ये कार्य। अगर ये दोनों हम कहें संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति मतलब नेट बल 0, लेकिन संतुलन की स्थिति का कतई मतलब ये नहीं कि वस्तु चल ना रही हो, एक समान वेग से गतिमान हो, तो भी वो गत्यात्मक संतुलन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और अगर वो विराम अवस्था में हो तब भी उसको क्या कहेंगे, नेट बल 0 है। तो नेट बल 0 होने का मतलब कतई ये नहीं है कि वो वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, वो चलती हुई अवस्था में हो सकती है, लेकिन उसका त्वरण कैसा होगा, शून्य होगा, यानी उसका जो वेग होगा वो नियत होगा, उसका वेग कैसा होगा, नियत होगा। इस डायरेक्शन में ये दोनों बराबर हो गए, W बराबर 0 हो गया। तो नेट बल यानी सिग्मा F या F रिजल्टेंट वो कैसा होना चाहिए, 0 होगा, तो कार्य 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब B, विस्थापन 0। माना मैं दीवार पे क्या करूं, बल लगाऊं, बल तो मैं लगा रहा हूं, F तो लग रहा है, लेकिन दीवार विस्थापित नहीं हुई, तो विस्थापन शून्य है, तो क्या होगा, निश्चित तौर से W 0 हो जाएगा। फॉर्मूला में रखें F गुना 0, पुनः कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाने वाला है। और तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है थीटा 90 हो जाए। थीटा 90 हो जाए मतलब जैसे एक पुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पे है, भार उसने कहां रखा है, सिर पे लगा रखा है, ये, और यहां से यहां कहां आ गए, यहां आ गए S विस्थापन। तो mg ये S ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा 90 है, तो W कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या
बढ़ते गति कर रही है कोई वस्तु, तो जो अभिकेंद्र बल है और जो इसका विस्थापन है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु पर कैसा होगा, शून्य होगा। तो शून्य होने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं कि नेट बल 0 हो तो शून्य हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो तो शून्य हो जाएगा, और बल और क्या विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो भी कार्य शून्य हो जाएगा। और यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपका छुपा हुआ है जो कि आपको भौतिक के रूप में आप जब पढ़ेंगे अपने चैप्टर्स के पीछे ले जाकर या आप अपनी कंपटीशन की बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरीके के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखें जो बच्चा और ऊपर जाना चाहता है और कंपटीशन की तैयारी, देखिए 3 तरह की कैटेगरी मेरी निगाह में बच्चों की रहती है। एक वो रहता है कि यार जस्ट मैं तो 11वीं 12वीं पास हो जाऊं, एक नहीं मुझे कुछ सीखना है, मुझे फिजिक्स पे कमांड लेनी है, और तीसरे का होता है कि फिजिक्स कमांडिंग के अलावा उसका एक लक्ष्य होता है कि भाई मुझे नीट निकालनी है, मुझे जेई निकालनी है, यानी और कोई कंपटीशन निकालना है, केवाईपी निकालनी है। तो बहुत सारे उसके पास उदाहरण ऑप्शंस होते हैं जिनको उसको करना होता है। तो उन बच्चों के लिए एक बात दिमाग में रहेगा, एक होता है निर्देश फ्रेम, यानी कार्य जो है निर्देश फ्रेम पर निर्भर करता है। ये निर्देश फ्रेम है क्या? क्योंकि मैंने वीडियो बनानी ही अर्धवार्षिक परीक्षा से तुरंत पहले की थी और मुश्किल से 5 ही वीडियो मैं आपको दे पाया। ये मेरा दुर्भाग्य कहूं या आपका दुर्भाग्य कहूं कि आप लोगों को ज्यादा मदद नहीं कर पाया अर्धवार्षिक में। लेकिन अब चूंकि हम वार्षिक परीक्षा की तरफ करेंगे तो लगभग हफ्ते में मैं 3-3, 4-4 वीडियो आपको 11वीं और 12वीं की दोनों की डाउनलोड करके देता रहूंगा और आप अपने कोर्स को स्मूथली रन कर सकते हैं। अब इसमें निर्देश फ्रेम की बात, जैसे मैं कह रहा था, मेरा जो टॉपिक मैंने छोड़ा वो क्या था, निर्देश फ्रेम क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या मतलब है, सोचो इसको जरा, सोचें। मैं माना एक एग्जांपल दूं, माना आप स्कूटी लेके मम्मी के किसी काम के लिए चले, रास्ते में स्कूटी खराब हो गई, ठीक है, आप क्या करेंगे बताइए, आप क्या करेंगे? आपके पास मोबाइल फोन है, आपको मिस्त्री का नंबर पता है तो आप मिस्त्री से बात करेंगे, आपके पास मिस्त्री का नंबर नहीं है, बड़े भाई का नंबर, उससे बात करेंगे, माना आप बड़े हैं घर में तो आप पापा से बात करेंगे। क्या कहेंगे, मेरी स्कूटी खराब हो गई, मेरा एक्टिवा खराब हो गया, मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई। वो क्या पूछेंगे आपसे, भाई कहाँ हो? माना मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो आप ये तो नहीं कहेंगे मैं मुजफ्फरनगर में हूं, पहुंच जाएंगे वो आपके पास। आप क्या कहेंगे कि मैं सर्कुलर रोड पे हूं, या आप कहेंगे जो श्रीराम स्वीट्स हैं उससे 10 कदम मैं आगे खड़ा हूं। यानी एक लैंडमार्क जो वो जानते हो उसको आप एक रेफरेंस के रूप में देंगे और वो आपको पता चल जाएगा कि वो आप वहां पर पहुंचने में उनको आसानी हो जाएगी। हाँ है ना? तो फिजिक्स में ये जो होता है 3 अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। ये तीनों आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री पे है और उनके साथ एक घड़ी होती है क्लॉक। ये क्लॉक और ये 3 अक्षों की समुच्चय, कुल मिलाकर ये जो मिला इसे हम क्या कहते हैं, निर्देश फ्रेम कहते हैं। और ये संदर्भ बिंदु कहलाता है। वो संदर्भ बिंदु जो मैं श्रीराम स्वीट्स बोल रहा था, या मैं सर्कुलर रोड पे एमजी स्कूल बोलूं, या कहीं पर भी कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट बताऊं, तो वो क्या मेरा संदर्भ बिंदु है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। और यहां पर क्या है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ओ तीनों अक्षों का जो कटान बिंदु है वो मेरा संदर्भ बिंदु है, रेफरेंस पॉइंट है। सबको बात समझ में आ गई? और इसको कुल मिलाकर हमने क्या कहा, निर्देश फ्रेम का। और ये अक्षर जो है, माना मैंने एक्स लिया, वाई लिया, जेड लिया, मैं इसे एक्स लूं, इसे वाई लूं, इसे जेड लूं, ले सकता हूं। ये मेरी मानी हुई चीज है, मैं इसे एक्स वाई जेड लूं मान सकता हूं। यानी मैं इन अक्षों को अपने सुविधा के अनुसार बदल सकता हूं। ये बात दिमाग में रख के चलिएगा। अब ये जो निर्देश फ्रेम है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जड़त्व निर्देश फ्रेम और एक होता है अजड़त्व निर्देश फ्रेम। यानी कि जहां पर नेट बल 0 यानी कि त्वरण 0 है, यानी जो न्यूटन के नियमों का पालन कर रहे हैं वो निर्देश फ्रेम जड़त्व निर्देश फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां है, जो जिसके अंदर क्या है, त्वरित गति है। यानी कि आपका बल लगा तो त्वरण उत्पन्न हुआ, यानी जो न्यूटन के नियमों को यहां पर क्या नहीं कर रहे हैं,
क्या नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए न्यूटन के नियमों में बल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी हम वहां पे वेरिएबल फोर्स यूज नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा नॉन निर्देश यानी कि जो आपका है अजड़त्व निर्देश फ्रेम वो है जो जिसके अंदर बल कैसा लग रहा है, बल लग रहा है, त्वरित गति हो रही है, वो आपका है अजड़त्व निर्देश फ्रेम। जब मैं अलग से एक टॉपिक बताऊंगा इसको शुरुआत से, जब हम शुरू करेंगे तो वहां पर डिटेल में लेके चलूंगा, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान से रखेंगे। अब चूंकि मेरा पॉइंट था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो था कार्य निर्देश फ्रेम पर निर्भर करता है। मतलब क्या, माना आप अपने दोस्त को ट्रेन में छोड़ने आए, अब ट्रेन में आपने सूटकेस रख दी, ठीक है, अब वो दोस्त अपनी सीट तक सूटकेस को लेके चला, ठीक है, अब उस दोस्त के सापेक्ष यानी उस ट्रेन के सापेक्ष जो कार्य होगा वो कितना होगा, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं F गुना एस टी, ट्रेन में थे टी लगा, ठीक है, कोई दिक्कत, किसके सापेक्ष बोला, उस दोस्त के सापेक्ष जो अपने सामान को ट्रेन में अंदर खिसका रहा है। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े, काफी दूर खड़े, तो आपके सापेक्ष कितना काम होगा, तो आपकी ट्रेन के सापेक्ष यानी ट्रेन की कितनी दूरी है, यानी कितना वो है, अगर माना ट्रेन चल दी तो डी नॉट, या ट्रेन खड़ी भी है तो वो डी नॉट या कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो एस कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं आप। देखिए एक्स है, डी है, एस है, ये तीन वैल्यू होती हैं जो विस्थापन के लिए यूज होती हैं। तो कभी कोई टीचर डी बता देता है, कभी कोई टीचर एस बता देता है, कोई टीचर एक्स बता देता है, और जो नॉर्मल बच्चा होता है बड़ा घबरा जाता है, यानी मैं करूं तो करूं क्या। देखो तीनों ही चीजें विस्थापन के लिए यूज हो रही हैं, आप क्या कर रहे हैं वो लिख के बता दें, वो विस्थापन माना जाएगा, ठीक बात है। तो हमने कहा एफ एस टी प्लस एस नॉट यानी कि डब्ल्यू, यानी उस दोस्त के द्वारा टोटल विस्थापन इतना हो गया तो कार्य इतना हो। तो देखो दोस्त के सापेक्ष तो कार्य इतना था, और आप जो प्लेटफॉर्म पे खड़े थे उसके सापेक्ष कार्य कितना, इतना हो। तो निर्देश फ्रेम के सापेक्ष कार्य निर्भर करता है, ये बात आपको समझानी चाहिए। माना एक वेट लिफ्टर है, उसने बॉडी क्या लिया, बस वेट लिफ्ट किया, ऊपर उठा के ले गया, ऐसे ऊपर लेके खड़ा हो गया, वो क्या चीज है। अब देखो वेट में विस्थापन नहीं हो रहा उसके सापेक्ष, उसके सापेक्ष विस्थापन नहीं हो रहा है, तो वेट लिफ्टर के सापेक्ष कार्य कितना है, शून्य है। लेकिन जो व्यक्ति बाहर खड़ा है, नीचे खड़ा है, उसके सापेक्ष में कितनी हाइट पे खड़ा है, तो उसके सापेक्ष माना वो h हाइट पे खड़ा है, तो mgh उसका क्या है, कार्य है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर आपका क्या करता है, कार्य निर्भर करता है, वर्क निर्भर करता है, ठीक बात है। बहुत क्लियर है इस पॉइंट को। अब आगे बढ़े इसमें, लेकिन तो हम शुरू बात कर रहे थे नियत बल से, हम गए परिवर्ती बल। द्वारा किया गया कार्य। देखिए नॉर्मल जीवन में नियत बल के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। नॉर्मली कैसे होता है परिवर्ती बल होते हैं, यानी कि बल जो समय के साथ या दूरी के साथ क्या बदल रहा है, लगातार उसकी या तो डायरेक्शन बदल रही है या उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो वो कैसा है, परिवर्ती बल है, वेरिएबल फोर्स है। जब वेरिएबल फोर्स है, माना मैं कहूं एक्स अक्ष पर विस्थापन हमने प्लॉट किया और वाई अक्ष पर मैंने बल को बनाया, हमारा ग्राफ मेरे पास इस प्रकार से आ गया, यानी कि बल पहले यहां था, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, लगातार बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे कम हुआ। तो समय के सापेक्ष यानी दूरी के सापेक्ष बल कैसा है, कैसा है, बदल रहा है। और मेरे को अब कार्य निकालना है, तो क्या करेंगे हम, आप इसमें यहां से यहां पर लंब डालेंगे, और लंब डालकर इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में यहां पर आयताकार, उसमें अत्यंत सूक्ष्म उसमें पट्टियों में, आयताकार पट्टियों में तोड़ लेंगे। ये कितना सूक्ष्म है,
यानी यहां से यहां तक ये जो बल है इसको मैं लगभग क्या मान सकता हूँ, नियत मान सकता हूँ। ये जो पॉइंट है ये इतना सूक्ष्म दूरी है, ये डेल एक्स मान लू, ये इतना छोटा माना मैं पी क्यू आर एस डेल एक्स है, तो यहाँ पर यह पी क्यू अपने आप में क्या है डेल एक्स है, और यहाँ पर ये एफ, तो आपके पास क्या होगा एफ एक्स इंटू डेल एक्स डी डब्ल्यू, यानी ये छोटे से ये जो पत्ती है ये बल और बल की दिशा में विस्थापन, छोटा सा कार्य आ गया यानी कि अनंत सूक्ष्म कार्य आ गया। तो टोटल कार्य कितना होगा, माना x1 से x2 गया है, तो लिमिट आई x1 कहाँ गई x2 तक f x और इसको लिखते हैं dx। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य को निकालने का फॉर्मूला है। ये कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर अगर टीचर क्लिष्ट बनाना चाहे, कठिन बनाना चाहे, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। कंपटीशन में तो आते ही आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले। तो आज मैंने आपको केवल कार्य क्या है, कैसी राशि अदिश राशि है, विमेय सूत्र क्या है, कितने प्रकार का होता है, उनके उदाहरण क्या हैं, ये सारी बातें आपको बताई हैं। आज वीडियो को मैं यही शॉर्ट कर रहा हूँ। मैंने देखा कि 40, 45, 50 मिनट की वीडियो पे आप कंसंट्रेट नहीं करते हैं, तो मैंने अब कोशिश रहेगी कि 20-20, 25-25 मिनट के एक टॉपिक पे आपको वीडियो दूँ कि 20 मिनट में आप उसको पूर्णतः ग्रहण कर लें। इस चैप्टर की शुरुआत थी, कार्य को आप पढ़ें, सुने, देखें, फिर आप अपनी किताब में भी उसको गो थ्रू हों, और अगर कोई कठिनाई हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर उसमें जरूर मेंशन करें। मैं आपकी कठिनाइयों का निवारण हाथ के हाथ करता रहूँगा, या हफ्ते में एक वीडियो अलग से कठिनाइयों का मैं आपके लिए डालूंगा। धन्यवाद।